हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है। आज 10वां के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस के हाथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर का रहा डाइकामन। डायनासोर किसका उदाहरण है? डायनासोर है जो किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए सरीसृप का, ऑप्शन नंबर बी मैमेलिया का, ऑप्शन नंबर सी थैलोफाइट का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो क्या होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप आंसर जानते हैं तो क्वेश्चन है डायनासोर किसका उदाहरण है? तो डायनासोर किसका उदाहरण हो जाएगा जी? तो सरीसृप का उदाहरण हो जाएगा। कौन सा? डायनासोर। प्रश्न संख्या 2 52। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए एल्कीन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी एल्केन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी एल्काइन कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है, जो देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा न्यूलैंड्स, कौन लैंड्स? न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया? न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम कब दिया? ऑप्शन नंबर ए सन 1883 में दिया, ऑप्शन नंबर बी सन 1793 में दिया, ऑप्शन नंबर सी सन 1866 में दिया, ऑप्शन नंबर डी सन 1666 में दिया। तो कब दिया? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो सर न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम सन 1866 में दिया। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लड़ है तो क्लियर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो बताइए कौन सी गैस से उत्सर्जित होती है आदर्श ईंधन से? तो बोल सर आदर्श ईंधन उसी को कहते हैं जिसमें कोई भी हानिकारक गैस उत्सर्जित ना हो। तो ना तो मीथेन होता, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ना तो ऑक्सीजन होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उत्तापन का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते? लीजिए, इतना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए धूप वाले दिन, क्वेश्चन बी बादलों वाले दिन, ऑप्शन नंबर सी गर्म दिन, ऑप्शन नंबर डी कोई दिन नहीं। तो गर्म जल हम प्राप्त करना चाहते हैं सौर ताप से करता है। बादल वाले दिन में हम लोग नहीं कर सकते। धूप वाले दिन में करवे करेगा, गर्म वाले दिन में करवे करेगा। तो आंसर हो जाएगा कुछ ही बादल वाले दिन में हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब बादल लगा हुआ रहेगा तो क्या कीजिएगा? सौर किरण नीचे आएगा? नहीं आएगा। तो नीचे नहीं आएगा तो क्या सौर ताप उत्पन्न कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 की ओर आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा है। वायु में नाइट्रोजन के प्रतिशत मात्रा क्या है? दोस्तों जब तक इसका आंसर आप देख बताइए तब तक मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप इस साल एग्ज़ाम दीजिएगा तो डेली 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन याद कीजिए ऑब्जेक्टिव। अगर अगले साल आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो 5 क्वेश्चन डेली याद कीजिए। अगर 365 दिन याद कीजिएगा तो आपको लगभग 1800 से ज़्यादा ही क्वेश्चन, 1800 कुछ क्वेश्चन आएगा। तो सोचिए 40 क्वेश्चन पूछेगा, 80 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें 40 को बनाना है और टोटल आप डेली 5 ही क्वेश्चन याद कर ले रहे हैं तो 1800 1900 क्वेश्चन ही आपको याद होगा। तो सोच लीजिए कितने सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। एक भी प्रश्न कहीं से नहीं छूटेगा। इसीलिए कहावत कहा गया था बूंद बूंद से क्या भरता है? घड़ा भरता है। आपको यहाँ बूंद बूंद से घड़ा तो नहीं भरना है, तब बूंद बूंद से ज्ञान भर जाएगा आपके दिमाग में। तो इसलिए मेरा बात मानिए, डेली एगो याद कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 56, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा है। वायु में नाइट्रोजन के प्रतिशत मात्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21%, बी 75%, सी 78%, डी 70%। लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है 56 में वायु की मात्रा कितना होगा? 56 वायु में नाइट्रोजन की मात्रा, तो नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? तो सर 78% नाइट्रोजन की मात्रा होता है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कर रहा है? टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? लीजिए, लग रहा है तो क्वेश्चन साइंस का नहीं, क्वेश्चन एसएसटी का इसमें डाल दिया गया है। चलिए फिर भी हम इस लोग इसको करेंगे। टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बोल सर ये नहीं जानते, उत्तराखंड में टेहरी बांध उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 58, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जल प्रबंधन से, ऑप्शन नंबर बी वन संरक्षण से, ऑप्शन नंबर सी भूमंडलीय ताप वृद्धि से, ऑप्शन नंबर डी वृक्षारोपण से। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से, वन संरक्षण से, भूमंडलीय ताप वृद्धि से, वृक्षारोपण से। तो प्रश्न संख्या 58 यानी कि 58 का क्या आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? भूमंडलीय ताप वृद्धि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59, एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 1, बी ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 3 होता है। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। कौन लर है तो क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि कीट में प्रमुख श्वसन अंग है। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। ऑप्शन नंबर ए गिल्स, ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर डी गिल कोष्ठ। तो कीटों में प्रमुख श्वसन अंग क्या है? चल लीजिए, ये भी हमको बतावे पड़ेगा जी। इतना सिंपल है। कीट में कुछ होता है श्वसन अंग ट्रैकिया होता है। गिल्स किस में पाया जाता है? तो गिल्स पाया जाता है किस में? गिल्स पाया जाता है मछली में। मछली में पाया जाता है। फेफड़ा जानते हैं मनुष्य में पाया जाता है। गिल कोष्ठ किस में पाया जाता है? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता दीजिए अगर जानते हैं। तो नहीं जानते तो आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या जी? 61 कह रहा है मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होती है। मनुष्य में कौन क्रिया? पाचन क्रिया आरंभ होती है। पहले ए मुख गुहा से, बी ग्रसनली से, सी आमाशय से, डी छोटी आंत से। तो मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होती है मुख गुहा से, ग्रसनली से, आमाशय से, छोटी आंत से। किससे होती है जो देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से होती है? स्टार्ट मुख गुहा से होते हुए मुख गुहा में जाता है, फिर ग्रसनली से जाके आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत में चल जाता है। तो पूछा मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होती है कहाँ से? तो आरंभ तो होता है कहाँ से? मुख गुहा से आरंभ होता है। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। कौन लर है तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 62, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तर ए उत्तल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी वलयाकार, ऑप्शन नंबर डी बाइफोकस। तो प्रश्न संख्या 62 का आंसर क्या होगा जी? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव लेंस में उत्तल लेंस पाया जाता है। प्रश्न संख्या 63 क्या है? प्रश्न संख्या 63 जो देखते हैं। 63 कह रहा है 1000 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रभावित धारा का मान होगा। 1000 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रभावित धारा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 0.1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 0.4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी
2.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी 10 एम्पियर। तो परा संख्या 63 का कितना आंसर होने वाला है जी? तो सर 63 का हो जाएगा 1000 बीटे में पाया जाएगा, टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना जाएगा? 0.4 एम्पियर। परा संख्या 63, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यकृत यानी कि लीवर, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी एंड्रीनल, ऑप्शन नंबर डी अग्रनाशय। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो कौन हो जाएगा? तो मनुष्य की शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा। परा संख्या चलते 65 की ओर, 65 की ओर। क्या करा 65 में? शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी वृक्क, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी पैर। तो शरीर का कौन सा भाग बनाता है जी केंद्रीय तंत्र? तो मस्तिष्क होता है जो शरीर का भाग केंद्रीय तंत्र बनाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लड़ है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बन जाएगा आपको यहीं से। क्वेश्चन नंबर 66, मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान, मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी से लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्ररूपी अनुपात है। तो मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी के लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्ररूप अनुपात है। कितना अनुपात होगा मेंडल के अनुसार? तो मेंडल के अनुसार हो जाएगा कितना? तो बी हो जाएगा 3:1 होता है मेंडल के प्ररूपी अनुपात। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, बी निष्क्रिय गैस, सी वायु गैस, डी हाइड्रोजन गैस। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है जी? तो प्रश्न संख्या 67 के क्या होगा आंसर जी? तो बी हो जाएगा, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 की ओर। 68 क्या कह रहा? कह रहा विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर होता है, बी वोल्ट होता है, सी ओम होता है और डी जूल होता है। तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 68 का क्या होगा आंसर जी? नीचे कमेंट में लिख के बताइए। सर विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है 69, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 3.6 × 10⁻³ जूल होता है, ऑप्शन नंबर बी 3.6 × 10⁵ जूल होता है, ऑप्शन नंबर सी 3.6 × 10⁴ जूल होता है, ऑप्शन नंबर डी 3.6 × 10⁶ जूल होता है। तो प्रश्न संख्या 69 का क्या आंसर होगा जी? तो एक यूनिट का विद्युत का ऊर्जा होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात है। क्वेश्चन नंबर 70, निःश्वासन द्वारा निकली वायु में रहती है। तो निःश्वासन द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहती है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी वाइब्रेट, डी N2। तो निःश्वासन द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या निकली रहती है वायु में जी? तो ए रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है निःश्वासन द्वारा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 71, फुसफुस शिराएँ हृदय के किस बेसन में खुलती है? फुसफुस शिराएँ हृदय के किस बेसन में खुलती है? ऑप्शन नंबर ए बायां अलिंद,
ऑप्शन नंबर बी दायां अलिंद, ऑप्शन नंबर सी बायां निलय, ऑप्शन नंबर डी दायां निलय। तब फुसफुस शिराएं हृदय के किस बेसन में खुलती है? तब प्रश्न संख्या 71 का आंसर होगा जी, तो 71 का हो जाएगा बायां अलिंद। फुसफुस शिराएं हृदय के बायां अलिंद में खुलती है। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितने की ओर? 72 की ओर। 72 क्या कह रहा है प्रश्न संख्या? 72 कह रहा है इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल रंग का, ऑप्शन नंबर बी बैंगनी रंग का, ऑप्शन नंबर सी हरा रंग का, ऑप्शन नंबर डी पीला रंग का। तो इंद्रधनुष के भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो बच्चा ये जी क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर होगा। तो सर इंद्रधनुष का भीतरी रंग कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या करा? साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में क्या उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, दोनों कोई नहीं। तो क्या होगा 73 का आंसर जी? तो सर इसमें कोई नहीं साइड मिरर के रूप में, ना तो उत्तल लेंस होता है ना अवतल लेंस। दर्पण का उपयोग होता है, इतना याद रखिएगा साइड मिरर के रूप में। यहाँ दिया हुआ लेंस, इसलिए कोई नहीं आंसर होगा। प्रश्न संख्या 74 कह रहा है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वह गोलीय दर्पण कैसा होगा? एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो वह गोलीय दर्पण कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तल होगा, बी अवतल होगा, सी समतल होगा और डी कोई नहीं होगा। तो यदि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 में है तो उत्तल होगा, माइनस में रहता तो क्या कर देते हैं हम लोग? अवतल कर देते हैं। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी दोनों और डी शून्य। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अभी तो बोले अब अगर ऋणात्मक रहता तो अवतल, लेकिन धनात्मक है तो ध्यान से याद कर लीजिए इसको, यानी कि उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस कब कहेंगे? लेंस का चर्चा हो रहा है। उत्तल लेंस कब कहेंगे? जब फोकस दूरी कौची में हो? धनात्मक में, यानी कि प्लस में। अवतल लेंस कब कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे जब फोकस दूरी कौची हो? ऋणात्मक हो। फोकस दूरी ऋणात्मक यानी अवतल लेंस, अब फोकस दूरी धनात्मक मतलब उत्तल लेंस, याद रखिएगा। अंडोत्सर्जन कब होता है? अंडोत्सर्जन कब होता है? रजोधर्म के 12-14 दिन बाद, बी रजोधर्म के 14 से 18 दिन बाद, सी रजोधर्म के 2-4 दिन बाद, डी कोई नहीं। तो अंडोत्सर्जन कब होता है? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर होगा जी। तो 76 का आंसर ए हो जाएगा। अंडोत्सर्जन कब होता है? रजोधर्म के 12-14 दिन के बाद होता है। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 77 की ओर। क्या करा 77? कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? Zn+USO4 ZnSO4+U करा कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है जो हम लोग देखेंगे? संयोजिक है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, विलोम है। तो देखिए यहाँ जिंक था, यहाँ कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर सल्फेट क्या हो गया? हट गया। यहाँ पर कौन नहीं आ गया? जिंक आ गया। कॉपर सल्फेट हट के कॉपर अलग आ गया तो विस्थापित हो गया, ये धातु अलग चला गया। तो अलग चला गया, पहले SO4 किसके साथ था? कॉपर के साथ, लेकिन अब किसके साथ हो गया? जिंक के साथ, यानी कि कॉपर का क्या हो गया? विस्थापन, इसलिए यह कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 निम्न में कौन परवल भस्म है? निम्नलिखित में से कौन परवल भस्म है? ऑप्शन नंबर ए NH4OH, ऑप्शन नंबर बी NaOH, ऑप्शन नंबर सी MgOH2, ऑप्शन नंबर डी CaOH2। तो प्रश्न संख्या 78 का होगा आंसर जी? तो 78 के हो जाएगा आपको कितना?
तो 78 का हो जाएगा बी। निम्न में से कौन प्रबल भस्म है? तो NaOH प्रबल भस्म है, अब बाकी दुर्बल है। तो प्रश्न संख्या 79, आम्ल का पीएच मान होता है, तो आम्ल का पीएच मान कितना होता है जी? तो बोल सर आप ही ने बताइएगा। तो 79 का उत्तर देते हैं। तो आम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है आम्ल का पीएच मान। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा अवतल अवरत सारणी में क्षैतिज कतारें कितने होते हैं? आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए वर्ग, बी क्षैतिज कतारें कहलाती है, वर्ग कहलाती है, आवर्त कहलाती है, अपरूप कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो 80 का क्या हो जाएगा? बी क्षैतिज कतार आवर्त कहलाती है। और कौन कतार? वर्ग। आप समझ ही रहे हैं कि कौन करता है। दो प्रकार कतार होता है, क्षैतिज होता है, एगो लंबत होता है। तो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाएगा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी? PTC। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। दोस्तों मैं बार बार कर रहा हूँ, आप डेली एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव याद कीजिए। अगर ये साल दीजिएगा एग्जाम तो 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव याद कीजिए डेली। अगर अगला साल दीजिएगा तो एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव साइंस से, एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव सोशल साइंस से। ऑब्जेक्टिव 5 गो साइंस के ऑब्जेक्टिव और 5 गो सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। एक साल में आप देखिएगा आपके पास इतने क्वेश्चन का कलेक्शन होगा याद करके, एक प्रश्न नहीं फाजिल यहाँ से आएगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी? PTC। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।